हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आर्यन, जिन, काई, होबी और युनबू को पता चल गया था कि जिमिन इटली में है। जिन बुसान जाकर जंकू के पेरेंट्स से उसका नंबर लाना चाहता था, लेकिन आर्यन ने कहा कि वो वहाँ जाएगा। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम दोनों को जाना ज़रूरी है? क्या हम दोनों नहीं आ सकते? जिन ने आर्यन का टाई ठीक करते हुए कहा। जिन, तुम्हारी इस हालत में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं और कहीं जा तो रहे हैं ना, और हम दोनों इस बार किसी भी हालत में उनसे नंबर लेकर ही आएंगे। 5 साल बहुत लंबा वक्त है। आर्यन ने जिन की सर में हाथ रखते हुए कहा। हाँ जिन, तुम टेंशन मत लो, काई ने कहा। काई और होबी आर्यन के घर में ही थे और वो लोग जल्द से जल्द जंकू का नंबर लेना चाहते थे। जंकू के जिमिन, उन्हें परवाह नहीं कि वो किसी का नंबर ले, बस उन्हें ये परवाह है कि उन्हें किसी का भी नंबर मिल जाए। उन्हें जिमिन से बात करनी है। 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। लेकिन मैं भी जाना चाहता था, जिन ने आ बढ़ते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, हम नंबर लेकर ज़रूर आएंगे, आर्यन ने कहा। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी नामजिन के घर का डोलवी रिंग हुआ। लगता है वो दोनों आ गए हैं, जिन ने कहा। तुम बैठो, मैं जाता हूँ, काई ने कहा, और वो दरवाज़ा ओपन करने के लिए चला गया। जैसे ही काई ने दरवाज़ा ओपन किया, एक कम से कम 4 साल के बच्चे ने काई का पैर हक कर लिया। मम्मा, उसने कहा। ओह, आप तो काई अंकल हो, उसने काई की ओर देखते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मम्मा कहाँ हैं? आप और होबी अंकल आज हमारे घर में हो, उस बच्चे ने सवाल करते हुए कहा। काई ने उसे अपने गोद में उठाया और उसे लिविंग रूम की ओर लेकर आया। उसके पीछे पीछे होबी भी आ गया था। सुबिन, बेटा, तुम ऐसे काई अंकल से बात क्यों कर रहे थे? जिन ने उसे समझाते हुए कहा। मम्मी, मैं तो बस उनसे पूछ रहा था, सुबिन ने कहा। सुबिन जो अभी 4 साल का है और वो नामजिन का फर्स्ट चाइल्ड है, और अभी जिन फिर से प्रेग्नेंट है और अभी वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। ओके डैड, आप कहीं जा रहे हो? सुबिन ने काई के गोद से उतरते हुए कहा। एक्चुअली मुझे और तुम्हारे काई अंकल को कुछ काम है, इसी वजह से हमें बुसान जाना पड़ रहा है। तो क्या मॉम में अकेले रहेंगे? सुबिन ने पूछा। नहीं बेटा, तुम्हारे होबी अंकल भी तो है ना यहाँ। आर्यन ने सुबिन को गले लगाते हुए कहा। पर आप वहाँ से आओगे तो मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आना, और आइसक्रीम और कुकीज़, और उसने अपनी उंगली पे गिनते हुए कहा। फिर उसके बाद तुम्हें डेंटिस्ट के पास भी तो जाना पड़ेगा ना। जिन ने कहा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना उनके पास। इतनी सारी मीठी चीज़ें खाओगे तो तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, समझे? जिन ने सुबिन के बाल सहलाते हुए कहा। अच्छा, मैं सिर्फ थोड़ी सी ही चीज़ें खाऊंगा ना, फिर तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना नहीं ना पड़ेगा। सुबिन ने अपनी आंखें पलकाते हुए कहा। ओके बेटा, मैं ला दूंगा, आर्यन ने कहा। आप जाकर फ्रेश हो। उसने सुबिन को नीचे उतारा। सुबिन अपने रूम की ओर चला गया। तुम दोनों आज पक्का शाम तक आ तो जाओगे ना? होबी ने काई के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हम आ जाएंगे, और इस बार उन्हें हमें नंबर देना ही पड़ेगा। इस बार वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें नहीं पता, कि वो नहीं चाहते कि कोई जिमिन और जंकू का पता ले, आर्यन ने कहा। आर्यन सही बोल रहा है, इस बार उन्हें हमें उनका नंबर देना ही पड़ेगा। तुमने देखा ना जिमिन कितना डरा हुआ लग रहा था, और वो बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि वो जिमिन के बच्चे हैं? काई ने होबी की ओर देखते हुए कहा। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो जिमिन के बच्चे हैं। उनमें से कोई भी जिमिन की तरह दिख ही नहीं रहा है, ना ही कोई युंगी की तरह दिख रहा है, होबी ने कहा। पर हम सिर्फ इस बात पे ये तो नहीं मान सकते ना कि वो जिमिन के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वो उन दोनों की तरह नहीं दिखते हैं, जिन ने कहा। जिन का कहना भी ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है, जिमिन ने शादी कर ली होगी? पर किससे? होबी ने पूछा। वो तो अब जिमिन ही जाने, जिन ने कहा। ओके, हम दोनों चलते हैं, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और सुबिन का भी ख्याल रखना। आर्यन ने लास्टली जिन के फोरहेड में किस किया, और वो और काई बुसान जाने के लिए निकल गए। मिस्टर और मिसिज जॉन अब बुसान में रहते थे।
मिस्टर और मिसिस पार्क के साथ जब से जंगकुक ने उनके बिजनेस को संभाला था। और वही काई और होबी अभी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उन्होंने अपनी इंगेजमेंट पूरी कर ली थी और उन्हें यूंगी की तरफ से हमेशा उनके कॉन्सर्ट के टिकट मिलते हैं, लेकिन चारों में से कोई भी उसके कॉन्सर्ट में आज तक नहीं गया। चाहे वो उसका फर्स्ट कॉन्सर्ट हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कॉन्सर्ट हो, लेकिन चारों में से किसी ने आज तक यूंगी का कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया। वो अंदर ही अंदर खुश थी कि चलो उनका दोस्त अब अपने सपने को पूरा कर सकता है, वो आइडल बन गया है। लेकिन उन्होंने कभी भी यूंगी से बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऐसा बात नहीं था कि उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ यूंगी से बात करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जिमिन से बात करने की बहुत कोशिश की। जिमिन के 5 साल बाद ऐसे अचानक से चले जाने से वो चारों पाँचों बहुत ज़्यादा ही निराश हो गए थे। खास करके युनवू तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो किसके ऊपर भरोसा करे। वो अपने हस्बैंड के भाई के ऊपर भरोसा करे या जिमिन के ऊपर भरोसा करे जो उसका फर्स्ट लव था। युनवू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और शायद उसका ओपिनियन इस मामले में कुछ रखता भी नहीं था कि शायद जिमिन ही नहीं चाहता था कि युनवू भी अपना ओपिनियन शेयर करे। फर्स्टली सभी ने जिमिन का साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी ने जिमिन का साथ दिया था, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है जब हमारे साथ कोई भी नहीं रहता, हमारे सच्चे दोस्त तक नहीं। अगर शायद ते रहता तो ते जिमिन का साथ देता। बाकी चारों ने भी जिमिन का साथ दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भी कुछ न कुछ जिमिन से शिकायतें थी। तुम्हें क्या लगता है वो उनका नंबर लेकर आ पाएंगे? होबी ने जिन की ओर देखते हुए कहा। मैं तो बस यही दुआ कर सकता हूँ कि प्लीज़ मिस्टर या मिसिस पार्क में से कोई जंगकुक या जिमिन का नंबर दे दे। 5 साल बहुत लंबा वेट होता है। मैं जिमिन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमें पता है हमने जिमिन का साथ दिया था, लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं जिमिन के लिए शक था ही था। जिन ने कहा, तुम्हारी बात सही है। होबी ने सोफे में बैठते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सही था? उसने जिन की ओर देखते हुए कहा, सच बताऊं तो उस वक्त मुझे जिमिन के लिए गुस्सा आया था। मैं जिमिन के सपोर्ट में 70% तो था, लेकिन 30% में यूंगी के सपोर्ट में था। जिन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन जब अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जिमिन ने जो किया वो सही किया था, और शायद जिमिन ने हमसे दूर जाकर ही सही किया। जिन ने कहा, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब जिमिन को वापस आना पड़ेगा, उसे कोरिया वापस आना पड़ेगा। हम सभी दोस्त फिर से मिलेंगे। जिन ने कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। मुझे भी लगता है कि जिमिन ही सही था, यूंगी गलत था। वो सब तो उस मायरा की वजह से हुआ था। तुम्हें भी लगता है? जेहोक ने कहा, सच कहूँ तो हाँ, वो सब मायरा की वजह से ही हुआ था। जिन ने कहा। वही दूसरी ओर जिमिन को ऑपरेशन करते हुए 2 घंटे हो चुके थे और वो लगातार 2 घंटे से ऑपरेशन कर रहा था। लाइव एक पल के लिए भी नहीं रुका था और शायद कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं था। सिर्फ नर्स यहाँ से वहाँ आ रही थी, दवाइयाँ, इंजेक्शन्स, बाकी के सामान लाने के लिए। आखिर आधा घंटा और बचा था। जिमिन ने घड़ी को देखा और उसने जेनी और युनजुन के बारे में सोचा। वो दोनों कितने भूखे होंगे। जिमिन ने उन्हें किसी और का खाना खाने से मना भी कर दिया है। जिमिन ये नहीं चाहता था कि वो किसी का खाना खाए। हो सकता है उस खाने में कुछ मिला हो ताकि बाद में वो जिमिन को डरा सके। जिमिन ने गहरी सांस ली और फिर से ऑपरेशन करने के लिए बैठ गया। इन 2 घंटों में यूंगी टीवी के सामने से एक पल के लिए भी नहीं रुका था। एजी ने यूंगी से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिमिन ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे अच्छे से पता है, यूंगी ने कहा। यूंगी लेकिन अपने मन में ही बात कर रहा था। वो अपने कोई भी इमोशन अपने चेहरे पे आने नहीं दे रहा था। वो शायद 2-3 घंटे से ऐसे ही साइलेंट में था। वही जंगकुक एयरपोर्ट, इटली के एयरपोर्ट पहुंच चुका था और वो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना चाहता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही थका हुआ था। इसलिए वो जिमिन के घर चला गया। उसने तैमिन को कॉल किया। तैमिन के पास हमेशा जिमिन के घर की स्प्रेयर की होती है क्योंकि उसे जेनी और युनजुन को घर पहुंचाना होता है, स्कूल से ले जाना होता है,
तो जिमिन तेमिन के ऊपर भरोसा करके उसे अपने घर की चाबी दिया। अब 15 मिनट बचे थे ऑपरेशन ख़त्म होने में और जिमिन का हाथ काँप रहा था। इस वजह से नहीं कि ये उसका फर्स्ट टाइम था, उसके हाथ डर की वजह से काँप रहा था। उसे ये डर नहीं था कि वो पेशेंट को बचा नहीं पाएगा, उसे अपने बच्चों की फ़िक्र थी, अपनी मॉम डैड की फ़िक्र थी, हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे उनकी फ़िक्र थी, ऑर्फनेज के उन गरीब बच्चों की फ़िक्र थी जिनके माँ बाप तक नहीं हैं। आखिर 15 मिनट बाद जिमिन ने एक गहरी सांस ली और ऑपरेशन बंद किया। उसने वो धागा काटा जो उस आदमी के दिल को सीलने के लिए जिमिन इस्तेमाल कर रहा था। इसकी स्ट्रेचिंग अच्छे से करना, उसने नर्स से कहा। नर्स ने हाँ में सर हिलाया। फिर बाकी सब उसकी ड्रेसिंग करने लगे। जिमिन ने अपना ऑपरेशन वाला सूट निकाला क्योंकि उसके सूट पे बहुत से खून के दाग लगे हुए थे और ये एक आम सी बात थी कि जिमिन जब भी ऑपरेशन से बाहर आता था उसका ऑपरेशन वाले कपड़ों में हमेशा दाग ही लगा होता था। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? एलेक्स ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने गहरी सांस ली और एलेक्स से कहा, तुमने जैसा कि कहा था, मैं डॉक्टर पार्क जिमिन हूँ और मेरे पेशेंट का 90% बचने के चांस होते हैं। तुम्हारे डैड को बचाना मेरे लिए एक बाएं हाथ से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, जिमिन ने कहा। वेरी गुड, एक होनहार डॉक्टर से मैं और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ, एलेक्स ने हंसते हुए कहा। युनजुन और जेनी कहाँ हैं? जिमिन ने गंभीरता से कहा। अपने बच्चों से मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब नहीं हो तुम? एलेक्स ने जिमिन की गाल छूते हुए कहा। जिमिन ने उसका गाल हटा दिया। सो गाइस, देखो, मैंने आपको बोला था डॉक्टर पार्क जिमिन एक बहुत अच्छे डॉक्टर है। उन्होंने मेरे डैड का ऑपरेशन कितनी आसानी से कर दिया ना, एलेक्स ने कैमरे में देखते हुए कहा, क्योंकि लाइव अभी भी स्टार्ट थी। जितनी भी बातें अभी एलेक्स और जिमिन की बात हुई थी वो सभी ने सुनी थी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? जिमिन ने एक बार फिर से पूछा। होल्ड ऑन, इतनी जल्दी क्या है? उसने कहा। उसने ताली बजाई। वहाँ एक गार्ड जेनी और युनजुन को लेकर आया। जिमिन उन दोनों को देखकर बहुत खुश था। उसने उन दोनों को तुरंत हक कर लिया। सो जैसे कि आप जान सकते हैं पुलिस बाहर है, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना हमें सच में उस ऑर्फनेज को उड़ाने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी, एलेक्स ने कहा। और बाकी के अपडेट के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय। जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने आज मेरा लाइव प्रोग्राम देखा, हो सकता है कि आप लोग में से किसी ने ऑपरेशन करना भी सीख लिया होगा, लेकिन आप सब इन्हें अपने घर में ट्राई बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको बहुत सी पिटाइयाँ खाने का मौका भी मिल सकता है, एलेक्स ने हंसते हुए कहा और उसने लाइव बंद कर दी। अब जिमिन टीवी पे नहीं दिख रहा था। अब रिपोर्टर्स फिर से आ गए थे और अभी जितने भी 2-3 घंटे में चीज़ें हुई थी उन्हें सबको कवर अप कर रहे थे। जंगकुक अब हॉस्पिटल के बाहर आ गया था और उसने भी ये सब देखा। अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन फिर भी वो माफिया हॉस्पिटल को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा टैंक आया, लेकिन पता नहीं क्यों वो टैंक क्यों आया था। करीब आधा एक घंटे के बाद मेरा मतलब हॉस्पिटल का गेट खुला और सभी पेशेंट्स, डॉक्टर्स के फैमिली सभी एक साथ हॉस्पिटल के अंदर गए। उसके साथ साथ पुलिस वाले भी गए और सभी ने सभी को चेक किया, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ तक कि यहाँ नहीं, जंगकुक और तेमिन दौड़ते हुए जिमिन के केबिन पे गए, लेकिन वहाँ उन्हें जिमिन नहीं मिला। युनजुन और जेनी वहाँ सो रहे थे। शायद वो दोनों बहुत थक गए थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, वो सिर्फ रो रहे थे। जिमिन ने उन्हें ज़रूर कुछ खिलाया होगा, फिर वहाँ सुला दिया होगा। जंगकुक दौड़ते हुए जेनी और युनजुन के पास गया और उन्हें टच करके देखा। दोनों सो रहे हैं, जंगकुक ने कहा। लेकिन ये जिमिन कहाँ चला गया है? मैं ढूंढता हूँ, जंगकुक ने कहा। तुम इन दोनों का ख्याल रखो, हो सके तो तुम इन्हें घर ले जाओ। जैसे ही जिमिन मिलेगा मैं उसके साथ घर आ जाऊँगा, जंगकुक ने कहा। ओके ठीक है, तेमिन ने कहा। और जंगकुक जिमिन को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में दौड़ने लगा। वो हर कमरे में जाकर जिमिन का नाम चिल्ला रहा था, जिमिन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे जिमिन कहीं भी नहीं मिल रहा था। जिम, एक और आवाज़ आई, लेकिन ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी, जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा ही जानी पहचानी। ये आवाज़ जंगकुक का धड़कनें बढ़ा देने वाली थी। जंगकुक ने उस आवाज़ का पीछा किया।
जो अब धीरे धीरे और भी क्लियर महसूस होती जा रही थी। जंगकुक को यकीन नहीं था कि सच में ये वही है। और हाँ, ये वही था। ये ते था, ते जो जिमिन के नाम चिल्ला रहा था। जंगकुक एक पल के लिए उसका पूरा शरीर नम हो गया। उसने ते की ओर देखा। ते? उसके मुंह से आवाज़ निकला। ये धीरे आवाज़ थी, लेकिन ते की सुनने के लिए काफ़ी थी। ते का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हाथ की रिस्ट वॉच, जो उसकी हार्ट बीट बताती थी, वो अब बजने लगी थी। ते ने गहरी गहरी सांसें ली। उसने हिम्मत बटोरा, अपने दिल को हाथ से पकड़ा और बहुत गहरी सांसें लेने के साथ उसने जंगकुक की ओर देखा। वहाँ जंगकुक खड़ा था। जंगकुक, ते ने कहा, लेकिन जंगकुक का पूरा ध्यान ते के हाथ पे लगी घड़ी पे था। ते, तुम ठीक तो हो ना? उसने ते की पीठ से हिलाते हुए कहा। लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो, जंगकुक ने कहा। और ते बिना कुछ कहे जंगकुक जैसा बोलता जा रहा था वैसा करता जा रहा था। तुम अब ठीक हो? तुम अब ठीक हो? जंगकुक ने उससे 2-3 बार पूछा। हाँ, मैं अब ठीक हूँ, ते ने धीरे से कहा। क्या तुमने जिमिन को देखा है? ते ने अचानक से पूछा। नहीं, मैं बस उसे ही ढूंढ रहा था, पता नहीं वो कहाँ है, जंगकुक ने कहा। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढने चाहिए, ते ने कहा। और दोनों जिमिन को ढूंढने लगे। उन्होंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ओह गॉड, अब ये जिमिन कहाँ चला गया है? जंगकुक ने चिल्लाते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे, उसने कहा। फिर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उसे ढूंढने लगे। तभी ते ने कुछ देखा। जो देखा वो उसकी आँखें फटी की फटी रह गई। उसका रिस्ट वॉच एक बार फिर से बजने लगा। जब ते का रिस्ट वॉच फिर से बजने लगा, जंगकुक उसकी आवाज़ सुनकर ते के पास आया। ते, क्या हो? तुम्हारी धड़कनें फिर कैसे बढ़ गई? उसने ते की पीठ को सहलाते हुए कहा। सामने देखो, ते ने कहा। उसने सामने देखा। सामने टीवी पे जिमिन चेयर पे बंधा हुआ था। किसी ने उसे किडनैप कर लिया था, सामने वाली टीवी में दिख रहा था। और ये साफ पता चल रहा था कि ये एलेक्स का काम है। मुझे पता है कि पुलिस हम तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेगी, इसीलिए मैंने एक होनहार डॉक्टर को किडनैप कर लिया है, एलेक्स ने हंसते हुए कहा। तो बेहतर होगा कि मेरा पीछा छोड़ दो, वरना इस होनहार डॉक्टर को मरने में देर नहीं लगेगी। वैसे इनके जैसे डॉक्टर बहुत कम हैं। मैं चाहता तो इन्हें अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से पता है अगर ये मेरे पास रहेगा तो ये भागने की कोशिश ज़रूर करेगा, उसने कहा। मैं इसके कमर पे टाइम बम लगाता हूँ 1 घंटे का। अगर पुलिस इसे ढूंढ पाए तो अच्छा है, वरना इस डॉक्टर को इस दुनिया को बाय बाय करना ही पड़ेगा, एलिस ने हंसते हुए कहा। और वीडियो ऑफ हो गई। अब तो सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। अब मिसिस पार्कर रो रो कर बुरा हाल था। जिन भी ये न्यूज़ देखकर बहुत हैरान था, और वो भी उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। सुबिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मॉम इस बात पर क्यों रही है। वो लड़का कौन है जो किडनैप हो गया है? वहीं दूसरी ओर युंगी की तो सांसें ही रुक गई थी। उसने जब देखा, युंगी ने गुस्से से खड़ा हुआ और अपने सामने रखे कॉफ़ी टेबल को एक जोर से लात मारी। वो टेबल दूर जाकर गिरा। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। जिमिन, जिमिन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, युंगी ने कहा। और उसने अपनी कार की चाबी ली और बिना कुछ सोचे वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, उसने अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ पाता, वहाँ मायरा खड़ी थी। युंगी ने ड्राइविंग सीट को एक बार जोर से हाथ से पंच किया। मायरा, वहाँ से हट जाओ, मेरा भी दिमाग ख़राब है, युंगी ने कहा। तुम उसे कहाँ ढूंढने जाओगे युंगी, ज़रा मुझे बताना, मायरा ने चिल्लाते हुए कहा। तुम इटली शहर को जानते हो? तुम्हें पता है कि वो इटली में कहाँ है? उसके पास बस अभी 40 मिनट ही बचे। तो क्या हुआ कि उसके पास 40 मिनट बचे हैं, युंगी ने चिल्लाया। वो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता, उसे बहुत से सवालों के जवाब देने हैं मेरे, युंगी ने चिल्लाया। युंगी, शांत हो जाओ, पुलिस अपना काम कर रही है, वो उन्हें ढूंढ लेगी, मायरा ने युंगी को शांत कराते हुए कहा। युंगी अपने कार से बाहर आया। उसने अपने कार का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया और अपने घर की ओर चला गया। मायरा ने एक गहरी सांसें ली और वो भी युंगी के पीछे पीछे आगे चला गया था। ओह गॉड, जिमिन, प्लीज़ प्लीज़ सही सलामत वापस आना, जंगकुक ने कहा। अब उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे। तेने जंगकुक की ओर देखा। जंगकुक, तुम टेंशन मत लो, पुलिस उसे जल्द ही ढूंढ लेगी, तेने कहा। दोनों हॉस्पिटल के बेंच में बैठे हुए थे। तेमिन को भी ये बात पता चल गई थी। जंगकुक ने कहा था कि वो बच्चों को इस बारे में बिल्कुल ना बताएं। जंगकुक ने अपनी आंखें बंद की
और मन ही मन गॉड से प्रेयर करने लगा कि वो जिमिन की सेफ्टी करे, क्योंकि जिमिन एक ऐसा है जो सिर्फ अपने 2 बच्चों यूनजून और जेनी के लिए ही जीता है। उसे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसे बस जेनी और यूनजून से मतलब है। अगर जिमिन ही नहीं रहेगा तो उन दोनों बच्चों का क्या होगा। वो दोनों भी जिमिन को बहुत प्यार करते हैं, अपनी असली माँ की तरह। हालांकि उन्हें पता है कि जिमिन ने उन्हें पैदा नहीं किया और इस बात से उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। प्लीज़ 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 जिमिन, तुम सेफ रहना, उसने कहा। करीब 20 मिनट बाद पुलिस को जिमिन मिल गया। वो एक खाली कंस्ट्रक्शन वाली जगह में था और बेहोश था। फाइनली वो उन्हें मिल चुका है, ते ने कहा। जंगकुक ने अपनी आंखें खोली और टीवी की ओर देखा। पुलिस जिमिन की तक पहुंच चुके थे। तभी सभी के में मोबाइल, टीवी, जो भी लैपटॉप, सब में एक मैसेज आया। तुम सबको क्या लगता है कि हम माफिया किसी को मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, एलेक्स ने हंसते हुए कहा। लेकिन पाक जिमिन जैसे होनहार डॉक्टर को मारना मेरी बस की बात नहीं थी। मैंने बस पुलिस का ध्यान अपने पर से हटाने के लिए जिमिन के ऊपर बम रखा था, लेकिन वो फेक बम था। तो आप सब डरो मत, आपके भी पार्क डॉक्टर मिस्टर पाक जिमिन कहीं नहीं जा रहे हैं, एलिस ने हंसते हुए कहा। और उसका वीडियो आना बंद हो गया। उसने हैकर्स की मदद से अपनी वीडियो सब तक पहुंचाए थे। थैंक गॉड जिमिन ठीक है, अच्छा हुआ कि वो बम नकली था, जंगकुक ने कहा। जंगकुक, हमें वहाँ पर जाना चाहिए, ते ने कहा। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, तुम जिमिन के घर जाओ, जंगकुक ने कहा। ओके, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं यूनजून और जेनी का ख्याल रखूँगा, ते ने कहा। मैं जिमिन के पास जा रहा हूँ, जंगकुक ने कहा। और वो जिमिन के लोकेशन पर चला गया। यूंगी को भी इस बात से राहत मिली थी कि वो बम नकली है, और उसे समझ नहीं आया कि आखिर एलेक्स ने जिमिन के ऊपर नकली बम क्यों रखा था, लेकिन उसने इस बात को जाने दिया। पाक जिमिन, तुम इतनी जल्दी तो नहीं मर सकते। फिलहाल मेरे सवालों को जवाब देना भी है तो बिल्कुल भी तुम नहीं मर सकते, यूंगी ने एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी कि जिमिन सेफ है, उसका जिमिन सेफ है, उसका जिमिन को कुछ नहीं होगा। यूंगी ने गहरी सांसें ली। उसने फ्रिज खोला और एक गिलास पानी एक ही बार में पी गया। उसने सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया था, ना ही उसने खाना खाया था, ना ही उसने कुछ पिया था। वो दिन भर आज सिर्फ टीवी के आगे ही बैठा था। अब शाम के 7 बज चुके थे। सभी तरफ अब माहौल शांत हो चुका था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। टीवी वाले अभी भी जिमिन की ऑपरेशन स्किल के बारे में बात कर रहे थे कि जिमिन कितना होनहार है, किस तरह जिमिन ने सबका अच्छे से सामना किया। क्या जिमिन को कोई अवार्ड मिलना चाहिए, ये उनका आज का एक मुद्दा बन चुका था। लेकिन जिमिन को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं था। जिमिन सेफ है, उसके बच्चे सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ। जिमिन बस इसी बात से खुश था। उसने ते और जंगकुक की ओर देखा, जो दोनों यूनजून और जेनी से बातें कर रहे थे। इन दोनों को पता भी नहीं कि ये दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये दोनों तो अपनी नाराज़गी भूल ही चुके हैं, जिमिन ने मन में ही सोचा। तभी जंगकुक को फ़ोन बजने लगा। जंगकुक, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, जिमिन ने कहा। जिम, क्या तुम इसे रिसीव कर सकते हो, जंगकुक ने कहा। ओके ठीक है, जिमिन ने कहा और उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, इस पाक जिमिन स्पीकिंग, जिमिन ने कहा। जिमिन, वहाँ से आवाज़ आई। हाँ, मैं जिमिन बोल रहा हूँ। आप कौन, जिमिन ने एक बार फिर से कहा। अरे तुम छोड़ो, एक आवाज़ आई। हो भी, पहले मैं बात करूँगा, जिन की आवाज़ आई। जिमिन का दिल एक पल के रुक गया था। जिन हो, जिमिन ने कहा। जिमिन बेबी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें देखा, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, जिन ने एक सांस में ही कह दिया। जिन, धीरे धीरे, आर्यन ने कहा। आर्यन, तुम अपना मुंह बंद रखो, जिन ने कहा। जिन अभी भी आर्यन को मोबाइल पे डांट रही थी। जिमिन ये सुनकर खुश था। तुम ठीक तो हो ना? एक और आवाज़ आई। जिमिन इस आवाज़ को पहचान गया, ये काई था। मैं ठीक हूँ काई हूँ, जिमिन ने कहा। जिमिन, हम सब इटली आ रहे हैं, काई ने कहा। मैं हम चारों की टिकट बुक कराता हूँ, हम सब तुम्हारे पास आ रहे हैं, काई ने कहा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिमिन ने कहा। पर क्यों? जिमिन ने गहरी सांसें ली, आंखें बंद की और एक बार यूनजून और जेनी की ओर देखा। मैं खुद कोरिया आ रहा हूँ, जिमिन ने कहा। तो ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड आदमी, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आपका लव फॉरएवर पसंद तो आ रहा है ना? अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना।
اور آنیس بائے، گڈ نائٹ سارنگ ایکچولی میں یہ ویڈیو رات میں رات میں ریکارڈ کر رہی ہوں اسی لیے.